हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मेंस की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज का लेक्चर जो बेस्ड रहेगा वो रहेगा एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स पे। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जितने भी आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसमें जनरली आपसे कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपसे थीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज। अब आपसे आज का जो लेक्चर बेस्ड रहेगा वो क्लाइमेट चेंज पे ही रिलेटेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी फॉर्मुलेशन ऐसे करेंगे कि आप इजीली आंसर लिख पाए। सो सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता ही क्या है, और वैल्यू एडिशन हम करेंगे बच्चे बाय रिलेटिंग इट टू द करंट अफेयर्स। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स से रिलेट करके लिखेंगे अपना आंसर, दैट इज मोर इफेक्टिव एंड मोर इम्प्रेसिव। सो आप कह सकते हैं कि आपको 1 to 2 मार्क्स ज़्यादा ज़रूर मिलेंगे अगर आप करंट अफेयर्स को कोट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज रहेगी उसमें भी हमारी कोशिश यही है कि आप थीम्स को पकड़ के करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है आपका क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज को हम कवर कैसे करेंगे वो देख लीजिए। नंबर 1, हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज होता ही क्या है। नंबर 2, वील सी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड। नंबर 3 हम पढ़ेंगे दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट क्या हुआ है। नंबर 4 इज द हिमालयन स्टेट्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो कैसे अफेक्ट हुई हैं। अब आप कह सकते हैं जो पॉइंट नंबर 4 है वो हिमाचल स्पेसिफिक हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन स्टेट्स कैसे अफेक्ट हो रही। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले समझते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज वैसे तो एक नेचुरल फिनोमेना है। जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो क्लाइमेट में चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ने इस क्लाइमेट चेंज को एग्रवेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है जी, सो यहां पर हम यूएनएफसीसी की डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं। द चेंज ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी that alters composition of global atmosphere. So यहां पर climate change इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, और जिसकी वजह से हम एग्रवेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को। सो आई होप ये आपको बात समझ आई होगी कि वैसे क्लाइमेट चेंज होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज एग्रवेट हो चुका है। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्या है? द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एमिशन ऑफ GHGs, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती ही है अराउंड 0.03%, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रवेट हो गया। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज नंबर 1, दैट नेचुरल प्रोसेसेस टू चेंज द क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्यों नहीं है कॉज ऑफ कंसर्न? नंबर 1, इट स्प्रेड्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों में आपका क्लाइमेट चेंज होता है, तो यहां पर ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना। लेकिन अगर ह्यूमन मेड, ह्यूमन एक्टिविटीज से वो एग्रवेट हो रहा है, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है जी। नंबर 2 आता है, इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हम एग्रवेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, वो हम रोक सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए, ये आपके 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHGs और ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रिलेशन है।
ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट इज अ नेचुरल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फेयर। अगर यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ हमारा एक हैबिटेबल जोन नहीं बन पाता। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारा जो अर्थ है वो एक हैबिटेबल जोन बना हुआ है, ठीक है। सो विदाउट इट अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर will be -18 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट 15 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर हैबिटेबल जोन वो नहीं बन पाएगा, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चे? एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के एटमोस्फेयर को हीट करने के लिए, ठीक है जी। अब जो आपकी GHGs हैं, हाउ GHGs कॉज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कॉज करती हैं। देखिए, जो आपका अर्थ सरफेस है वो अब्सॉर्ब कर लेता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लेकिन जब वो एमिट करता है दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इस बात को समझिए। देखिए, जो आपका सन है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी है, अब हाई एनर्जी है इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाँ कि ना। अगर वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स वहां पर वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी? शॉर्ट। सो जो आपका एटमॉस्फेयर है ना बच्चे, वो एक्चुअली इट इज ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेवलेंथ्स, लेकिन जब वो धरती पे आ जाती हैं रेडिएशंस और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, अब क्योंकि आपकी धरती ठंडी है, लो ऑन एनर्जी है एज कंपेयर टू सन, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडिएशंस, वहां पर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है बच्चे? लॉन्ग। सो जो आपकी GHGs हैं ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं किसको? लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस को तो क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट टू इट, बट लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ये क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है जी। इसी की वजह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। So the GHGs are transparent to short wave radiations but absorb long wave radiations emitted by the Earth's surface. I hope ये बात समझ आई होगी। आप डायग्राम देखिए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, रेडिएशन ऑफ द सन एंड दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ एक हॉट बॉल है तो यहां पर रेडिएशंस क्या होंगी? इट विल बी हाई ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ। सो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट टू दी शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग वेव रेडिएशंस के जो भी होंगी वो GHGs क्या करेंगी? उसको अब्सॉर्ब कर लेंगी, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो दिस इज द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या होता है आपका क्लाइमेट चेंज पे। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको एक्चुअली में आंसर की फॉर्मुलेशन जो करनी है वो ऐसे ही करनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के बाद मतलब उसकी इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद आप बॉडी पे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब रेनफॉल पैटर्न क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है तो डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो आपसे जब भी किसी भी इंपैक्ट की बात करी जाए तो आप ना बेसिक नेसेसिटीज पे पहुंच जाया करें। बेसिक नेसेसिटीज बच्चे आपकी क्या है? रोटी कपड़ा मकान, हाँ कि ना, ठीक है। तो आपने वही सोचना है, सबसे पहली मेरी बेसिक नेसेसिटी क्या है? दैट इज फूड। तो सबसे पहले इंपैक्ट किस पे होगा? फूड सिक्योरिटी पे। आई होप ये बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे दैट इज वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस क्यों होगा? क्योंकि कहीं पर तो ड्रॉट आएंगे और कहीं पर फ्लडिंग हो जाएगी। तो जहां पर ड्रॉट होंगे वहां पर वाटर क्राइसिस हो सकती है। तो दैट इज दी नेक्स्ट, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटी में क्या एग्जिस्ट करता है? दैट इज वाटर, ठीक है। क्योंकि आपको मेंस में ना बच्चे आपको ना ये जो पॉइंटर्स हैं वो याद नहीं आते हैं, तभी मैं आपको बता रही हूं। अगर आप किसी भी इंपैक्ट की बात करते हैं ना तो आप सोच लीजिए कि मैं एक सेंटर पॉइंट हूं, मेरे को इससे क्या क्या इफेक्ट होगा।
तो आप ना बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज पे चले जाया करें, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। तो उसमें एक्चुअली में रोटी में क्या आ गया, आपका फूड सिक्योरिटी आ गया और आपका पानी आ गया, तो वाटर क्राइसिस वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अगर वहां पर फ्लड्स और ड्रॉट्स एग्जिस्ट करते हैं तो डैम्स में पानी कम हो जाएगा, अगर डैम्स में पानी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगी। सो एक्चुअली में ये क्या है, अगर आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, अगेन क्लाइमेट चेंज कर रहा है, क्योंकि वो क्या बढ़ा देगा, जीएचजीस। आप समझ पा रहे हैं, देयर इज अ लिंक बिटवीन दीज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट इज हेल्थ। देखिए, अगर यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो फैल जाएंगी। अगर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस फैल गई तो हेल्थ की जो कंडीशंस हैं, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वहां पर ओवरलोडिंग हो जाएगी, हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए। टेम्परेचर रेज हो जाएगा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गई तो टेम्परेचर रेज हो जाएगा, दैट कैन अगेन लीड टू दी हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर भी हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। अगर रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा रिसोर्सेज के लिए तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर जोन हो सकता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी इट विल बी बेस्ड ऑन वाटर, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर जोन्स भी बन सकते हैं। अब क्योंकि डिजास्टर्स जो हैं आपके वो वेरीड हो चुके हैं, तो डिजास्टर रिलेटेड माइग्रेशन भी तो हो रही है, हाँ कि ना। तो माइग्रेशन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बन सकते हैं। आई होप ये आपको इम्पैक्ट्स समझ आएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे दी सोशल इम्पैक्ट्स। देखिए, सोशल इम्पैक्ट्स अभी ही हमने पढ़ा, दैट इज यहाँ पर वॉर जोन्स बन सकते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज कर रहा है तो आपको एक कंपटीशन की भावना हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सोशल इम्पैक्ट्स चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। देखिए, अगर आपकी माइग्रेशन हो जाती है ड्यू टू एनी क्लाइमेट चेंज तो आपकी जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ कि ना। तो आपकी जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप ग्लोबली भी देखें, नेशनली देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पे क्या असर आएगा, तो अगर डिजास्टर ज्यादा होंगे तो सारा का सारा पैसा फंड कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, उस डिजास्टर मैनेजमेंट में, हाँ कि ना। तो क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चे, दैट इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सो इन्वायरमेंट हमारा क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वहां पर क्या आ जाएगा, एक इम्बैलेंस आ जाएगा। अगर स्पीशीज में इम्बैलेंस आएगा तो ऑन दी होल आपका इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो आप मान के चलिए आपको हाफ मार्क ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला फ्लड्स, जो आपके केरला फ्लड्स हैं वो क्यों हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और आपने क्या किया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ा दी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया बुशफायर्स, जो कि 2019 और 20 में थे। अगेन मेजर रीजन बिहाइंड इट वाज द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रशिया ऑयल स्पिल ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, वील रीड परमाफ्रॉस्ट आज के ही लेक्चर में। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, उसकी थॉइंग मतलब जब वो पिघल जाती है तो हमारे को कौन से इफेक्ट्स शो करती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। सो नंबर 1 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हीट वेव्स बढ़ जाएंगी। देखिए, क्योंकि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं अगर उनका
क्वांटिटी बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगी, हीट को ट्रैप कर लेंगी और हीट वेव ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज हो जाएंगी और परमाफ्रॉस्ट थॉइंग होगी। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग का मतलब होता है जो परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल और ग्राउंड। तो वहां पर जो एग्जिस्ट करती है सॉइल वो हमेशा स्नो की लेयर से कवर्ड होती है। तो अगर वहां पर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा, वहां पर सॉइल के ऊपर जो आपकी आइस जमी पड़ी थी वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। आई होप ये बात समझ आई होगी, क्योंकि जो आपका परमाफ्रॉस्ट है वो एक्चुअली में क्या दबा के बैठा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को दबा के बैठा है। तो जैसे ही वो पिघलना स्टार्ट होगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है बच्चे, दैट इज द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स। हाँ जी, आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समर्स का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ जाएगा। तो जो आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं वो आपको और हायर लेके जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो लोअर रीजन्स हैं वहां पर आइस, वहां पर ठंडा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा और वहां पर गर्मी हो जाएगी। तो आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इफेक्ट है दैट इज स्मॉल स्ट्रीम्स में ड्राई अप, सो वाटर स्कार्सिटी इन दी रिमोट विलेजेस। जो भी आपके फार फ्लंग जोन्स हैं, मतलब जहां पर रिमोट एरियाज जहां पर एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है तो जो भी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ड्राई अप हो जाएंगी। तो वहां पर आपको वाटर स्कार्सिटी देखने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज मोर लैंडस्लाइड्स। हाँ जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या हो चुका है, अब गर्म हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो भी आइस है वो पिघलना शुरू कर जाएगी। तो इसीलिए लैंडस्लाइड्स भी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो श्रीनगर में फ्लड्स आए थे दैट वाज ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो अगेन आगे क्या है, आपके ग्लोव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी उत्तराखंड जो फ्लैश फ्लड्स थे जो आए थे वो भी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ही हुए थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियाज वल्नरेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब भी आपको अपने आंसर को ऑथेंटिकेट करना होता है, आपको अपने आंसर में वजन डालना होता है, तो आप हमेशा रिपोर्ट से या फिर किसी फैक्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही है। तो जब आप फैक्ट्स देंगे तो एक्चुअली में आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना दो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, वेरी फेमस रिपोर्ट्स। नंबर 1 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 एंड द अदर वन इज असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन रिपोर्ट दैट इज गिवन बाय MOES। ठीक है, पहले हम चलते हैं बच्चे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। इट इज लॉन्च बाय द जर्मन वॉच। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंडिया जो है इट इज द 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। 7th मोस्ट वल्नरेबल, सो यू कैन सी कि हमारी कंट्री वल्नरेबल है क्लाइमेट रिस्क से। ठीक है, इंडिया हैज हाईएस्ट डेथ्स and second highest monetary loss due to the climate change. ठीक है, so it is a cause of concern. Reasons mainly क्या है, it is floods and landslides. I hope ये आपको समझ आया और आप इसको कोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट जो रिपोर्ट आती है बच्चे दैट इज असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन रिपोर्ट। इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, अब है क्या, इसमें इन्होंने बोला है कि जो टेम्परेचर राइज हुआ था 1901 से लेकर 2018 तक, वो राइज हुआ है दैट इज 0.7 डिग्री। लेकिन आप देखेंगे कि 2100 तक 4.4 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। सो यू कैन सी 3 to 4 टाइम्स, है ना। तो वहां पर इतना ज्यादा अगर इंक्रीज होगा तो हीट वेव्स आनी लाजमी है।
ठीक है। नेक्स्ट आप कोट कर सकते हैं कि जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है वो देखा गया है कि मॉनसून में 6% का डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1991 टू 2018। अब हैवी रेन्स भी इंक्रीज कर गई हैं, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, कहीं पर फ्लड्स हैं और कहीं पर ड्रॉट्स हैं, ठीक है, ये आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉट्स। जो ड्रॉट्स हैं 1.3% पर डेकेड इंक्रीज हुए हैं आपके ड्रॉट्स। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्लड्स के आने की भी और ड्रॉट्स के आने की भी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट शो हुई है। तो आप अपने आंसर्स को ऑथेंटिक करने के लिए ये रिपोर्ट्स का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सी लेवल राइज। आप देख सकते हैं अराउंड 3.3 mm पर ईयर ड्यूरिंग 2017 तक, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्फीयर साइक्लोन्स, जो +1 पर डेकेड, हर डेकेड में देखा गया है एक साइक्लोन एक्स्ट्रा आया है। तो मतलब क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस बढ़ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमालयस में क्या है, अगेन लेस स्नोफॉल हुई है, ठीक है, और रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स हैं। जो ग्लेशियर्स एक्चुअली में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो रिट्रीट कर रहे हैं। अब ग्लेशियर्स का पोर्शन क्या रह गया है, कम, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब रिकमेंडेशंस क्या है, हम कर क्या सकते हैं इसके लिए। नंबर 1 देखिए, जिसको आप वे फॉरवर्ड कहते हैं ना बच्चे, कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब हमने सब कुछ बता दिया कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, अब उसको ठीक भी तो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ठीक करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड या फिर रिकमेंडेशन जिसको कहते हैं, वो आप उस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है कि आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपको बनानी पड़ेगी, असेस करना पड़ेगा कौन से जोन्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल है, ठीक है। सो एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि दिस इज द वल्नरेबल जोन और ये जोन्स में वल्नरेबिलिटी कम है। रिस्क फैक्टर तो सब में ही है, लेकिन कहाँ पर ज्यादा रिस्क है, कहाँ पर मिटिगेशन की ज्यादा जरूरत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 इज स्ट्रेंथन रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब तक आप क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते रहेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लाइमेट चेंज को पहले एक्सेप्ट करिए और उसके बाद रिसर्च करिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको एग्रवेट ना किया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं फॉर कार्बन कैप्चरिंग, क्योंकि एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जब आपने ट्रीज ज़्यादा लगा दिए, जब आपने ट्रीज ज़्यादा लगा दिए दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या हो जाएगा, सारा वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बैलेंस्ड वे में रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है आप सोशल इक्वालिटी कर सकते हैं, एज दी वीकर सेक्शंस आर मोर वल्नरेबल टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स टू ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप देखेंगे जो भी आपकी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के, लेकिन वो एक तरह से उसको मिटिगेट और अडेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वल्नरेबिलिटी सेक्शन जो है, वो जो वल्नरेबिलिटी का कंटेंट है वो ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है आपको, द वीकर सेक्शंस में। देखो, माइग्रेशन भी कौन लोग करते हैं, जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो जो वीकर सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो दीज आर दी रिकमेंडेशंस दैट यू कैन फॉलो, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को एग्रवेट होने से रोक सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे सी लेवल राइज। ऐसा कहा जाता है कि अगर सी लेवल राइज हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो शो कर सकता है। अब सी लेवल राइज में आपने अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, आप कुछ कोट्स, कुछ फैक्ट को कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 180 to 200 mm सिंस 1900, 4 mm पर ईयर करंटली। सो यू कैन सी आप कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 to 9 mm पर ईयर टिल 2100 इवन इफ 2 डिग्री सेल्सियस राइज टारगेट इज मेट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 2 डिग्री तक रखेंगे अपना ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर, लेकिन फिर भी अगर आप उसको मीट भी कर जाते हैं तब भी ऐसा देखा जाएगा कि आपका जो सी लेवल राइज होगा वो 4 to 9 mm होगा,
ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। देखिए ये ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न किन के लिए है? कोस्टल रीजन्स के लिए एक्सप्लिसिटली, मतलब सब जगह इफेक्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके लिए होगा? दैट इज द कोस्टल रीजन्स। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई होगी। अब कॉजेज क्या है? देखिए, वाटर एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। अब क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जितना भी आपका परमाफ्रॉस्ट है वो क्या करना शुरू कर जाएगा? पिघलना शुरू कर जाएगा। जब वो पिघलेगा तो एट द एंड कहां पर जाके मर्ज होगा? ओशंस या रिवर्स में से, हाँ कि ना? ठीक है, तो ओशंस और रिवर्स में क्या होगा? सी लेवल राइज हो जाएगा। तो हीटिंग की वजह से वाटर एक्सपैंड हो रहा है और उसकी वजह से एक्चुअली में क्या हो रहा है? सी लेवल राइज। दिस इज नंबर 1 कॉज। नंबर 2 कॉज क्या है? द रिट्रीटिंग माउंटेन ग्लेशियर्स। यही मैंने आपको बताया, जो ग्लेशियर्स हैं वो एक्चुअली में क्या हो गए? मेल्ट हो गए। ठीक है, अगर वो मेल्ट हो गए तो वो एक्चुअली में जाके कहाँ मिलेंगे बच्चे? दैट इज द स्ट्रीम्स एंड द ओशंस। ठीक है, तो अगेन सी लेवल राइज हो जाएगा। Melting of Greenland and Antarctica's ice sheet can cause 66 meter sea level rise. So you can imagine, अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं तो सी लेवल कितना ज़्यादा राइज हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर निकाली जा रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है? जो ग्राउंड वाटर से हमने पानी निकाल लिया, वो पानी एट द एंड मिक्स कहाँ जाके होगा? मर्ज कहाँ जाके होगा? दैट इज इन रीचिंग द ओशंस। ठीक है जी। सो जितने भी आपके ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो पिघलेंगे तो सी लेवल राइज होगा। बात समझ गए? ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या होगा? नंबर 1, जो आपकी कोस्टल सॉइल इरोजन हो जाएगी। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चे कौन होंगे? द कोस्टल रीजन्स। ठीक है, क्योंकि जो कोस्टल रीजन्स हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी किस पे है? ओशंस पे ही है। ठीक है, अगर वहां पर सी लेवल राइज होता है तो जो उनका हैबिटेट है वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, और अगर सी लेवल राइज होता है तो जो पर्टिकुलर स्पीशीज वहां पर एग्जिस्ट करती हैं उनको खतरा है उनकी सर्वाइवल का। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्या है बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, फ्लडिंग हो सकती है कोस्ट्स की। कोस्टल रीजन जितने भी हैं वहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा आ सकते हैं। अगेन पॉपुलेशन इससे हार्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दैट इज डी अर्बनाइजेशन ऑफ कोस्टल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर सी लेवल राइज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीलोकेट करना पड़ेगा। जो कोस्टल रीजन्स पे लोग रहते हैं उनको रीलोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जकार्ता में ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या कहा गया है? जो उनकी कैपिटल है उसको चेंज करा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सी लेवल राइज होने के करके वो जो आइलैंड है वो डूब जाएगा, जो उसके कोस्टल रीजन्स है वो डूब जाएंगे। ठीक है, सो ये इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल आइलैंड नेशंस विल फेस द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा रीड करना है तो आप तलानोआ डायलॉग TALANOA तलानोआ डायलॉग COP25 में हुआ था, उसको आप रीड कर सकते हैं। वहीं पर एक्चुअली में कहा गया था कि अगर सी लेवल राइज हो गया तो जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है वो कहाँ जाएंगे? वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। हाँ जी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे किसके इम्पैक्ट्स हैं? सी लेवल राइज के इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे अब वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सी लेवल राइज क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, जब भी आपको वे फॉरवर्ड सोचना होता है, आपको ना 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है। एक तो ये रिट्रीट कैसे कर सकते हैं उसको, मतलब सी लेवल राइज अगर हो रहा है तो उसको रोक कैसे सकते हैं। दूसरा, या तो अडेप्ट कर जाओ। अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो हाउ कैन वी अडेप्ट। एंड द थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट इट। हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज में आप सोचा करिए, तो आपका ना वे फॉरवर्ड एक होलिस्टिक वे फॉरवर्ड बनेगा। ठीक है जी। नंबर 1 क्या कर सकते हैं? रेगुलेट द डेवलपमेंट इन
कोस्टल एरियाज। जो भी आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं आप उसको रीड करिए और उसमें आप देख सकते हैं कि हम डेवलपमेंट को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इन दी कोस्टल रीजन्स, क्योंकि सी लेवल राइज से सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन होगा? द कोस्टल एरियाज। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट बैरियर्स अगेंस्ट द सी। जो सी है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है और वो एक्चुअली में क्या इफेक्ट करेगा, कहां पर इफेक्ट करेगा? कोस्टल रीजन्स को। सो आप क्या बना सकते हैं? बैरियर्स बना सकते हैं ओशन और कोस्टल रीजन्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? क्रिएट एनक्लोजर डैम्स। जो एनक्लोजर डैम्स हैं वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीड एनक्लोजिंग दी नॉर्थ सी इन द यूरोप। जो नॉर्थ सी है उसको एनक्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन नेशंस, क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो जितने भी उनके कोस्टल एरियाज हैं वो सारे डूब जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका अडेप्ट टू द कंडीशंस। या तो फिर आप क्या करें? अडेप्ट कर लीजिए। केरला में कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग की जाती है। वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि सी लेवल राइज हो चुका है, अब वहां पर उन्होंने फार्मिंग तो करनी ही है। ठीक है, तो कुटनाड में क्या करते हैं? वो बिलो सी लेवल फार्मिंग करते हैं, जो कि अडेप्शन है किसके? सी लेवल राइज के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यू कैन रीलोकेट द पीपल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सेफर रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल जकार्ता में किया है। ठीक है। रिड्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसी की वजह से तो बच्चे सी लेवल राइज हो रहा है। तो एक्चुअली में आप क्या कर सकते हो? ग्लोबल वार्मिंग को घटा सकते हो, कुछ मेजर्स ढूंढ सकते हो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है आपका परमाफ्रॉस्ट। देखिए ये हिमाचल स्पेसिफिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमाफ्रॉस्ट है ही क्या? अगर हम इसके कीवर्ड्स को पकड़ें, इट इज परमानेंट फ्रीजिंग ऑफ व्हाट बच्चे? ऑफ द सॉइल और द लैंड। ठीक है। सो ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 consecutive years। 2 सालों के लिए जो भी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, जो भी ग्राउंड फ्रोजन रहती है उसको हम बोलते हैं बच्चे परमाफ्रॉस्ट। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? The second point is there is twice as much carbon in the permafrost than is currently in the atmosphere। So आप सोच सकते हैं कि अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल गई तो सारा का सारा कार्बन क्या है? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। सो ये एक फीडबैक है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या होगा? अगर परमाफ्रॉस्ट पिघलेगी तो एग्रावेट और भी ज्यादा हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, और अगर एग्रावेट होगी ग्लोबल वार्मिंग तो परमाफ्रॉस्ट और ज्यादा पिघलेगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। सो इम्पैक्ट्स क्या होंगे परमाफ्रॉस्ट थॉइंग के? थॉइंग का मतलब होता है बच्चे परमाफ्रॉस्ट अगर पिघल गई तो क्या होगा? नंबर 1, इट कैन डैमेज टू लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो परमानेंटली फ्रोजन जमीन थी, अब क्योंकि वो पिघल गई है तो उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था वो सारा ढह जाएगा, है ना। तो जो आपका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ से हार्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दी रशियन ऑयल स्पिल। ठीक है। एग्जाम्पल जरूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप बताएंगे एग्जामिनर को कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कोट दी एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स कोट करने से ही आधा नंबर, एक नंबर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। एंड दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट क्या हो सकता है? इंपैक्ट ऑन दी बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू रिड्यूस्ड सरफेस वाटर। अब क्या होगा? वो पिघल के एक्चुअली में क्या चेंज हो जाएगा? सारा का सारा पानी कहाँ पर मर्ज होगा? के रिवर्स या फिर ओशंस में। सो वहां पर जो स्मॉल स्ट्रीम्स एग्जिस्ट करती थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो सकता है? रिलीज मीथेन एंड इंक्रीज दी ग्लोबल वार्मिंग। यही मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी परमाफ्रॉस्ट है वहां पर उसने कार्बन को कैप्चर करके रखा हुआ है। जैसे ही आपका परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा वो क्या होगा? आपका सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर रिलीज हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में, जो एक्चुअली में क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो अपने आप परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है गिव वे टू न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज दैट विल स्टोर कार्बन। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट थी, अब वो पिघल चुकी है, तो क्या हो सकता है? वहां पर हम ट्रीज को उगा सकते हैं। जब हम ट्रीज को उगाएंगे तो इसका मतलब क्या है? कार्बन स्टोर का
एक स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। सो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग एक्चुअली में अच्छी चीज नहीं है, इसके इम्पैक्ट्स वाइड होंगे और हमारे हिमालयन इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।